बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन, लालू, क्रिमिनल्स, क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा है। बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई। ले जाओ ना अपने घर को। इंडिया में बिहार के लोगों को लेकर के एक डिफ़ॉल्ट सोच बनी हुई है और जब बिहारी इसको डिफेंड करने जाता है तो उसके पास केवल दो बातें होती हैं, आईएएस ऑफिसर्स और उनकी पुरानी हिस्ट्री। और सच कहूँ तो ये दोनों बातें सही हैं, पर इन दोनों के बीच में एक तीसरी कहानी चल रही है, एक ऐसी कहानी जो लोग देख नहीं पा रहे हैं और ये चीज़ बिहार को धीरे धीरे बदल रही है। तो आज है मेरे पास 3 डॉट्स, ग्रीन, ब्लैक और वाइट, और यही 3 डॉट्स रिवील करेंगे नया बिहार। तो पहले शुरू करते हैं ग्रीन डॉट से, जहां से बदलाव शुरू होता है। ये डॉट ये बताता है कि बिहार धीरे ही सही पर ऊपर की तरफ जा रहा है। 2023-24 के फिस्कल ईयर में बिहार का जीडीपी ग्रोथ 9.2% है, जो ना केवल नेशनल एवरेज से ऊपर है बल्कि पूरे इंडिया में 3rd हाईएस्ट ग्रोथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये एक साल का लक हो सकता है, पर 2025-26 का अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो ये 22% का है। मतलब कि बिहार अब ट्रैक पकड़ चुकी है। हाँ, एक बात है कि अगर किसी भी स्टेट या फिर किसी की कंट्री की अगर इकोनॉमी छोटी होती है तो वहाँ पे अगर छोटा सा भी बदलाव होता है तो वो एक बड़े परसेंटेज में दिखता है। लेकिन आप किसी भी कंट्री या स्टेट को अगर देखें जिसकी इकोनॉमी छोटे से बड़ी हुई है तो उसका इनिशियल फेज़ आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, उसका इनिशियल ग्रोथ भी आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, बिहार अब केवल एग्रीकल्चरल स्टेट नहीं रहा। ये ब्रेकडाउन देखिए, सर्विस सेक्टर 58.6%, इंडस्ट्री 21.5% और एग्रीकल्चर 19.9%। परफेक्ट नहीं है पर डायरेक्शन सही है। अब बात करते हैं बिलीफ की। 2024 का बिहार इन्वेस्टर समिट, 423 कंपनी ने 1.8 लाख करोड़ का प्रपोजल दिया है बिहार को। तो जहाँ पर एक नॉर्मल मेंटेलिटी है कि बिहार एक रिस्क जोन है, वहीं पर कुछ बड़े प्लेयर्स अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जैसे कि ग्रीन एनर्जी फील्ड में अडानी और अशोका बिल्डकॉन जैसे बड़े प्लेयर बिहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में नए प्लांट्स और एक बड़ा चेंज, अब फार्म्स को फाइनली फैक्ट्री से कनेक्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल हल्दीराम का बिहार में 300 करोड़ का यूनिट लगाने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल चीप है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टेट है और यहाँ पे आपको लेबर भी चीप मिलते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी को यहाँ पे एक बेनिफिट दिख रही है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 2024 में एचसीएल ने पटना में अपना फर्स्ट ग्लोबल डिलीवरी सेंटर खोला। ब्रिटानिया के 2 फैक्ट्रीज ऑलरेडी फंक्शनल हैं। जारा, वैन ह्यूस्टन, यूएस पोलो जैसे ब्रांड्स बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब ये वो ब्रांड्स नहीं हैं जो कि हवा के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, ये एक प्रॉपर डेटा रिसर्च और नंबर्स को देख कर ही जाते हैं। और सबसे बड़ा ग्रीन डॉट, बिहार का 2025 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज। ये पॉलिसी एक बोल्ड डिसीजन करती है 5 साल में 1 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करने का। अब ये नंबर काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन अगर इसमें से 40 to 50% भी फुलफिलमेंट होता है तो बिहार का एक जो बड़ा पेन पॉइंट है वो सॉल्व हो सकता है। बिहार का जो माइग्रेशन है अगर वो नहीं रुकता तो एटलीस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है, और इसीलिए गवर्नमेंट इस पर एफर्ट भी डाल रही है। फ्री या चीप लैंड लीज पर दे रही है, एसजीएसटी का 300% तक रीइंबर्समेंट, सब्सिडीज और एक क्लियर विजन, डेवलपमेंट विद जस्टिस। सिंपल वर्ड में फाइनली बिहार बिजनेसेस को बुला रहा है। अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे लिए ग्रीन डॉट देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैं आज से 10 साल पहले बिहार गया था इसी वर्क के लिए। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। पर मेरा मानना ये भी है कि किसी एक सिंगल रोड पे कुछ किलोमीटर ड्राइव करके आप किसी भी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जज नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने देखना शुरू किया डेटा। तो ग्रीन डॉट्स मुझे यहाँ भी दिखे। पटना मेट्रो का फर्स्ट कॉरिडोर ऑपरेशनल हो चुका है। नए गंगा ब्रिजेस जो नॉर्थ और साउथ बिहार को फाइनली कनेक्ट कर रहे हैं। गया में 1670 एकड़ का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन चुका है। रूरल रोड्स 53,000 प्लस किलोमीटर बन चुके हैं। नए कॉरिडोर्स, हाईवे, गैस पाइपलाइन, पावर ग्रिड्स। अब ये सब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा करप्शन भी होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही होता है, इसीलिए प्रोजेक्ट डिले होते हैं
और आपको क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं मिल पाए कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और ये सब इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, बट इन सब की हम बात करेंगे ब्लैक डॉट में। तो अगर हम अभी पॉजिटिव साइड्स देख रहे हैं तो हम अभी पॉजिटिव साइड्स ही देखते हैं। एजुकेशन में भी एक साइलेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। 2011 में लिटरेसी रेट 61.8%, तो 2024 टू 2025 का जो एस्टिमेट है वो 74% है। बट इन नंबर से ज़्यादा जो शॉकिंग चीज़ है वो है बजट एलोकेशन। बजट में सबसे ज्यादा खर्च एजुकेशन पर किया जा रहा है, लगभग 60,954 करोड़। इसका मतलब है कि नए टीचर मिलेंगे, उनके स्किल्स पे, स्टूडेंट की स्किल पे वो पैसा खर्च किया जाएगा। नए कॉलेजेस, हॉस्टल्स, कंप्यूटर रूम्स, लैब्स और डिजिटल क्लासरूम जैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए जाएंगे। अब बिहार में टैलेंट तो था ही, और अब इसके साथ उनको दिशा भी दी जा रही है। IIT पटना और IIM बोधगया इसके एक सही एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में होगा कि अगर इतने ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं तो बिहार में ये इश्यूज अभी भी क्यों बने हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा ये इश्यूज बिहार में आए ही क्यों? और क्या सच में बिहार कभी इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है? इसका जवाब सिर्फ डेटा में नहीं छुपा है, बल्कि हिस्ट्री में भी छुपा हुआ है। और वो हिस्ट्री काली है। वेलकम टू ब्लैक डॉट। अब क्योंकि मैं इस वीडियो को पॉजिटिव रखना चाहता था, पर बिहार की कहानी थोड़ी सी हीरोइक है। क्योंकि अगर बिहार फ्यूचर में इंडिया का ग्लोबल पावर हाउस बनता है तो बिहार के पास वो कहानी होगी जिसमें बिहार को शुरू में ह्यूमिलिएट किया गया, बिहार ने स्ट्रगल किया, और बिहार ने काफ़ी कुछ झेला, और तब वो जा कर के इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बना। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये भी देखें कि बिहार के साथ क्या गलत हुआ और बिहार को किस प्रकार से इग्नोर किया गया, और किस प्रकार से बिहार एक रिच स्टेट से एक पुअर स्टेट बना। तो बिहार को सिस्टमेटिकली लूटा गया 3 फेज में। फर्स्ट फेज कॉलोनियल डैमेज, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसमें कि फार्मर्स को चाहे फ्लड हो, चाहे कि सूखा पड़ चुका हो, उनके पास अनाज हुआ है या नहीं हुआ है, उनको एक फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? बिहार में कर्ज आया, पॉवर्टी आई, और एक एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल चला एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक। और इसके साथ एक और नुकसान देखने को मिलता है। इंडियन हैंडमेड जो गुड्स होते हैं उन पर क्योंकि हैवी ड्यूटी होती है, ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं, तो उनको लोग खरीदना बंद करते हैं। और जो ब्रिटिश गुड्स होते हैं उन पे टैक्स बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सेल होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन मार्केट था, जो इंडियन चीज़ें जो बन रही थी, वो बिकना बंद हो जाती हैं। और बिहार जो कि टेक्सटाइल की वजह से काफ़ी रिच हुआ करता था, वो अब पुअर हो जाता है। और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक स्टेट जिसे सिस्टमेटिकली वीक बना दिया गया। दूसरा स्टेज है आज़ादी के बाद का, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट एक ब्लंडर करती है। वो एक पॉलिसी लाती है जिसे कहते हैं फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फ्रीडम मिलने के बाद इंडिया पे इफेक्ट था कम्युनिज्म का, वही आइडियोलॉजी जो कि रसिया और चाइना में चल रही थी, यानी कि सबका साथ और सबका विकास। आप एक सेम लाइफ जिएंगे, आपकी इनकम सिमिलर रहेगी, भले ही आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हों। इसीलिए 1952 में इंट्रोड्यूस की जाती है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब ये सुनने में हो सकता है आपको अच्छा लग रहा होगा, बट इसने बिहार को खतरनाक तरीके से डैमेज किया। इस पॉलिसी ने इंडिया के सारे स्टेट्स के लिए कोल, आयरन और इसके जैसे जो मिनरल्स थे उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल कर दिया, और जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री थी वो समुद्र वाले एरिया में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि वो चाहे बिहार में रहें चाहे महाराष्ट्र में रहें, उनको सेम कॉस्ट पे अब कोल मिल रहा था। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे उनको पोर्ट पास में मिलेगा वो अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाएंगी, और जिसकी वजह से बिहार में जो भी फैक्ट्रीज थी वो शिफ्ट हो जाती हैं महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट्स में, जिसकी वजह से बिहार के पास जो भी नेचुरल एडवांटेज था वो जीरो हो जाता है। इस डिसीजन ने बिहार को काफ़ी हद तक तोड़ दिया और बिहार गरीब हो जाता है। और गरीबी की सबसे बुरी बात ये है, गरीबी और भी गरीबी लाती है, क्योंकि गरीब पढ़ेगा नहीं, रिस्क नहीं लेगा, तो उसको झुंझुना पकड़ाना आसान होगा। यानी कि हम तुम्हें 3 किलो आटा देंगे या 1 बोतल शराब देंगे, तुम हमको वोट दो। हम तुम्हारी जात के लिए अच्छा करेंगे, हम तुम्हारे धर्म के लिए अच्छा करेंगे, तुम हमको वोट दो। और फिर यहाँ से शुरू होता है बिहार को लूटने का थर्ड फेज, जंगल राज। इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा इमोशनल, कल शाम होते घर लौटना सबकी चाहत होती थी। 1990s का टाइम। रोड में गड्ढा था 2-2 हाथ नीचे।
किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और माफिया राज, बिजनेसेस भाग गए, प्रोफेशनल्स भाग गए, मिडिल क्लास भी भाग गया। और अगर किसी भी स्टेट में रोज का डर ही अगर नॉर्मल हो जाता है तो उस स्टेट में इंडस्ट्रीज 0 होती हैं और माइग्रेशन 100% होता है। अब ये वो ईरा था जब बिहार एक जोक बन के रह गया और बिहारी एक स्टीरियोटाइप, और लोगों को करप्शन की ऐसी आदत लगती है जिसका इफेक्ट आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। बिहार के यूथ जानते हैं कि उनके स्टेट को उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम लोग जब उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो वो खुद करप्शन की लाइन में लग जाते हैं। और इसीलिए आए दिन आपको बिहार में करप्शन के न्यूज़ मिलते रहते हैं, ऐसे वीडियोज़ वायरल होते हैं जहाँ पे सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहा है और उनमें से मैक्सिमम के खिलाफ कुछ नहीं हो पाता है। और इसीलिए बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब है तो उनकी पोस्टिंग बिहार में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में बिहार को मिलता है फाइनल पंच। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है और इसके साथ जाता है बिहार का वो पार्ट जहाँ पे बिहार के पास था नेचुरल रिसोर्स, 75% इंडस्ट्रीज, 80% मिनरल्स, मेजर रेवेन्यू सोर्सेज झारखंड लेके चला जाता है। और बिहार के पास क्या बचता है? मोस्टली एग्रीकल्चर, लो रेवेन्यू, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्टेट जिसे फिर से 0 से स्टार्ट करना था। और इन सबको मिलाकर बिहार को जो एक सबसे बड़ा पेन मिलता है वह है माइग्रेशन का, जिसकी वजह से बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, उनको बाहर जाके ह्यूमिलिएशन मिलता है। बिहार के जो गांव हैं वो खुद डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनके परिवार अकेले हैं और बिहार के लोग जो बाहर गए हैं वो भी अकेले हैं। और जब किसी स्टेट के लोग डिकेड्स तक माइग्रेट करें, उनके यहाँ पे एजुकेशन अच्छा ना हो, उनके यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, तो उन पे जो लेबल लगता है वो है बैकवर्ड का, पॉवर्टी का। और शायद एक छोटी सी पॉपुलेशन भी कुछ गलती करती है तो उसकी वजह से पूरे लोगों को वो लेबल दे दिया जाता है। और इसीलिए बिहार पे बने जोक्स कि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और ये इफेक्ट हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम के इफेक्ट से कम नहीं है। आज भी आपको बिहार के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद को दिल्ली या फिर किसी और सिटी का बताते हैं और उनको शर्म आती है कि वो बिहार से हैं। 2 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और पिछला 2 साल तो यही बताने में बीत गया कि मैं बिहार से नहीं हूँ। नहीं हूँ। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर कहानी यहीं पे ख़त्म होती तो इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अब जो बाकी है वो है व्हाइट डॉट। सो वेलकम टू व्हाइट डॉट। व्हाइट डॉट एक सिंपल चीज़ बताता है, बिहार में रेजिलियंस है, जिद है। शायद अजीबोगरीब किस्से इसीलिए बिहार में ही मिलते हैं। केवल ऐसी कहानियाँ नहीं जिसमें गरीब किसान का लड़का IAS बनता है, बल्कि ऐसी कहानियाँ जो कि आपको सरप्राइज करती हैं। दशरथ माझी की कहानी, जिन्होंने पहाड़ को काट के सड़क बनाया अकेले, केवल छिन्नी हथौड़ी की मदद से। ये चीज दिखाती है बिहार की जिद को। सुपर 30 के आनंद कुमार की कहानी, द मशरूम लेडी के नाम से जाने वाली बीना देवी की कहानी, जो दिखाती है कैसे कठिन बुरे समय में भी बिहार ने ड्रीम देखने नहीं छोड़े और करके दिखा रहे हैं। रोडवेज कंपनी के फाउंडर दिलकुश कुमार, जिन्होंने अपने करियर का स्टार्ट रिक्शा चलाने से किया था। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, और न जाने ऐसे कई किस्से जिनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये सब कहानियां दिखाती हैं बिहार के पोटेंशियल को, जिसको चाहिए एक डायरेक्शन। मैं बिहार को परफेक्ट नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ऐसे जोक्स और ऐसे स्टेरियोटाइप्स अब आउटडेटेड हो चुके हैं। बिहार एक स्टोरी है जिसमें ग्रीन डॉट है, ब्लैक डॉट है और वाइट डॉट भी है। पर एक चीज़ जो बिहार से कभी मिसिंग नहीं रही वो था बिहार का पोटेंशियल। और अगर कोई बिहार को सिर्फ पॉवर्टी की नज़र से देख रहा है तो मैं कहूँगा कि वो एक पुराने तस्वीर को देख रहा है। पिक्चर अपडेट हो रही है और रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट मिलता है जब आप उसके लायक बनते हैं, और बिहार उसके लायक बन रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार कभी रिच हुआ करता था, और जो ग्रोथ दिख रही है मुझे विश्वास है कि बिहार फिर से रिच बनेगा, बिहार का माइग्रेशन रुकेगा, और फिर जब किसी और स्टेट के लोग बिहार में आएंगे तो बिहार के लोग उनको गालियाँ नहीं देंगे बल्कि उनको रिस्पेक्ट देंगे। बिहार के लोग उनका वेलकम करेंगे। और अगर आप बिहार को लेकर के होपलेस हैं तो मैं कहना चाहता हूँ द स्टोरी इज नॉट ओवर।